So, hello everyone. I hope you all will be fit and fine. So let's start today our chapter. And today we are going read about present indefinite simple sentence. As like earlier we had read about, we had known about simple present tense, and now we will read about simple present indefinite tense. So आइए देखते हैं. जैसा कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस, और मैंने उस दिन भी बोला था अपनी क्लास में, बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश में बोले जाने वाले शब्द है टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. जैसे कि बेसिक सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सारे काम है. इसी के देखते हैं. यह हमारा रूल दिया हुआ है बनाने का. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट. और ये रूल है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तब उसमें अप्लाई होता है. जैसा कि सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं. वह घर जाता है, वह घर जाता है, इसको हम बनाएंगे इसी के बिहाफ पे. तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट जो कि हमारा सिंगुलर है, सिंपल हो जाएगा ही मीन्स वह. इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जाता है. हमने पढ़ा था, बेसिक पहचान पढ़ा था. अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें. इसमें बेसिक पहचान के बारे में हम लोग जाने थे उस दिन की. वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते करते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को इंडिकेट करता है. तो जाता है, वर्ब इसके साथ में है जाना, हम गो कर लेंगे डायरेक्टली. इसके साथ में रूल है हमारा, कह रहा है एस या ई एस. तो यहाँ ऐड करेंगे हम, ई एस हो जाएगा, ही गोज टू. देन आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है घर जाता है, ही गोज टू. तो आपने देखा कि इस रूल के बिहाफ पे हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है इंग्लिश में. वह घर जाता है, ही गोज टू होम. जैसा कि दूसरा है सिंगुलर सब्जेक्ट का ही है, क्योंकि यहाँ लिखे हुए हैं ही, सी, इट और एनी पर्सन आज नेम, किसी व्यक्ति का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं. तो मोहन जो कि किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमारा रूल यही लगेगा, सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा. देन यहाँ भी वर्ब है जाना, गो सिंपली हम लिखेंगे. इसके साथ में ऐसे ई एस लगाएंगे, ई एस हो जाएगा हमारा गोज टू मार्केट हो जाएगा. इधर देखेंगे आप, वह खाना पकाती है. यहाँ देखेंगे हमारा वह है खाना पकाती. बड़ा बेसिक सब पहचान है जनरल क्लियर करने का. देखेंगे कि पकाती है, अगर यही हो जाता पकाता होता यानी पुरुष हो जाता. तो वह खाना पकाती है, उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट सी. इसके बाद पकाना हो जाएगा कुक, क्योंकि हमारा वर्ब होगा सी कुक. इसके साथ में ऐड करेंगे यस, सी कुक्स द फूड. तो आपने देखा कि हम आसानी से ये सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. और अभी हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का देखेंगे. पर नेगेटिव सेंटेंस देखने से पहले हम देखेंगे कि कहाँ हमारा एस और एस का यूज नहीं होता है. मैंने जैसा कि बताया था, पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अगर सब्जेक्ट में के साथ में और वर्ब जब हमारी आती है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तभी वर्ब में हम यस और यस का यूज करते हैं. पर अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो उस टाइम पे हम वर्ब में एस और यस का यूज नहीं करेंगे. आइए देखते हैं. यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ और हम रूल लिखते हैं. सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तब भी क्या ये रूल काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. वहां हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे. तब हमारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं, अब प्लूरल वाले सब्जेक्ट वाले देखते हैं. ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम को छोड़ करके अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाएगा. आइए उसके सेंटेंसेस देखते हैं. उदाहरण है हम पुस्तक पढ़ते हैं. ये हमने देखा सब्जेक्ट हमारा हम है और दो पहचान है करने के लिए. शुरू में सब्जेक्ट भी देख रहे हैं और वर्ब भी हमारा बताएगा. हिंदी का सेंटेंस रहेगा तो लास्ट में दिया रहेगा, उसमें डायरेक्टली नहीं आएगा. जैसे हमने भी देखा था कि वह पुस्तक पढ़ता है,
तो पढ़ता है एक व्यक्ति है, यहाँ हम पुस्तक पढ़ते हैं एक से ज़्यादा है। इसका रूल हमारा हो जाएगा बनाने के लिए वी मीन्स हम, देन हो जाएगी वर्ब, पढ़ना हो जाएगा रीड। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि अब हमने यस और यस को रिमूव कर दिया है, यस और यस हमारा यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब हम यस और यस का यूज वर्ब में नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली हो जाएगा वी रीड द बुक। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे मंदिर जाते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ भी हम देखेंगे इसी रूल पे हम देखते हैं कितना आसानी से बना सकते हैं। वे मंदिर जाते हैं, ये रहा हमारा हिंदी वाक्य, इसी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने उस दिन बताया था कि कैसे पता करते हैं कौन मंदिर जाते हैं, वे जाते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। और वे की मीनिंग होती है दे, THEY, दे। देन हो जाएगा वर्ब, जाते हैं गो टू टेम्पल। तो ये रहे आपके सिंपल सेंटेंसेस। आप इसी रूल के बिहाफ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट पे होने पे, प्लूरल सब्जेक्ट होने पे आप बना सकते हैं, ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और ये रूल को आप याद कर लेंगे। इसके बाद आप जितने भी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो आ जाइए, अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ एस और यस का यूज नहीं होता और थोड़ा सा चेंजेस उसमें होता है। यहाँ से हमारी शुरुआत होने जा रही है, जहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। तो आ जाइए देखते हैं। अब हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रूल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी डू या डज, प्लस नेगेटिव वर्ड आएगा नॉट, देन आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट etc। ये रूल है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। आ जाइए सेंटेंस पे इसके देखते हैं, जैसे कि मैं विद्यालय में नहीं पढ़ाता हूँ। ये एक सेंटेंस है हमारा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है। मैं विद्यालय में नहीं पढ़ाता हूँ। अब इसको देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में। सो सिंपल है, जैसा कि हमारे पास में रूल है और रूल है तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्ट यानी मैं, आई। अब यहाँ एक चीज़ समझने के लिए है हमें, और हम उसको समझेंगे अभी इस सेंटेंस को बनाने के बाद में, कि कहाँ हम डू का यूज करते हैं और डज का यूज करते हैं। बेसिकली जैसे कि एस और यस का फॉर्मेट था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे ही हम एस और यस का यूज करते हैं। फिर यहाँ क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा हम डज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल रहेगा तो डू का यूज करेंगे। बेसिक सिंपल है। देखते हैं आई तो है, एक ही व्यक्ति है, पर हम इसको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में काउंट करते हैं और कभी भी डज का यूज नहीं करते। इसके साथ में हो जाएगा आई डू, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब में है। इसके बाद में आएगा नॉट, फिर इसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, टीच हो जाएगा TEACH। आई डू नॉट टीच। फिर इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय में, इन द स्कूल। तो ये आपने देखा कि कितना आसानी से हमने सेंटेंस बना लिया है, और अब इसी से संबंधित बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि एक और देखते हैं, वह नदी में नहीं
तैरता है। अब यहाँ देखने, यहाँ तो सब्जेक्ट था मैं था, हमने मैं के साथ में डू का यूज किए हैं। यहाँ हुआ है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वी ऑलवेज यूज डज विद द सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर। हो जाएगा ही डज, नॉट आएगा हमारा जैसा कि रूल में दिया हुआ है नॉट, ही डज नॉट। तैरना हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्विम हो जाएगा SWIM। ही डज नॉट स्विम नदी में, एज लाइक विद्यालय में ही डज नॉट स्विम इन द रिवर। ये हमने देखे जहाँ एक के साथ में हमने डू का यूज किया है, दूसरे के साथ में डज का यूज किया है, क्योंकि ऑलवेज आई के साथ में जैसे एम का यूज करते हैं उसी तरीके से हमेशा डू का यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप इस रूल के तहत और इस वाक्यों को देख करके आप आसानी से सीख सकें और बोलने का भी प्रैक्टिस करेंगे। हम बोलने वाला भी सेशन लाएंगे, और अभी बेसिक हमको रूल समझना है। देखते हैं। विनोद उपन्यास नहीं लिखता है। या हमने सब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सन का नाम ले लिया है, थर्ड पर्सन है, और हमेशा इसको हम यूज करेंगे डज के साथ में। हो जाएगा विनोद, जैसा कि सब्जेक्ट में विनोद डज नॉट लिखना, लिखता है, राइट। नोवेल। विनोद डज नॉट राइट द नोवेल। विनोद उपन्यास नहीं लिखता है। तो ये हमने देखा, नेगेटिव सेंटेंस देख लिए। अभी देखते हैं कि कौन से हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं और कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, कि जिनके साथ में हम डज का यूज करते हैं और जिनके साथ में डू का यूज करते हैं। आइए एक झलक देखते हैं उसकी। He, she, it or any person's name we always use does and we always count as a singular subject। ये सभी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी की हिंदी एक वचन करता। और इसके साथ में हम हमेशा डज का यूज करते हैं। इसी तरीके से आई, वी, दे, यू और एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम अगर साथ में आ रहे हैं, मोर देन वन person as name, we always count in plural subject and we always use helping verb of do। इसके साथ में हमेशा हम do का यूज करते हैं, प्लूरल बहुवचन करता। ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हम जैसे शुरुआत कर चुके हैं। आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा, जरूर समझ में आती है, आप नोट डाउन करिएगा एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब आ जाइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव थ्री टाइप्स के होते हैं, तो हम वन बाय वन करके तीनों प्रकार देखेंगे, करेंगे, और ईच एंड एवरी मोमेंट वी फील द नीड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसको जानना। और आ जाइए देखते हैं। सिंपल रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी के अंतर्गत हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव, INTEROGATIVE, इंट्रोगेटिव। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। नंबर फर्स्ट
number second and number third. This will be interrogative first, this will be type second and this will be type third. आगे पढ़ने से पहले जरूरी हो जाता है इसके बारे में जानना, इसका रूल तो अब देखेंगे ही देखेंगे, इसके वाक्य भी हम देखेंगे, ढेर सारे वाक्य देखेंगे, पर इसके पहले जानना इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अगर हिंदी वाक्य की बात करी जाए तो देख लेते हैं कि क्या क्या आता है इसमें. हिंदी वाक्य में इंट्रोगेटिव फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा रहेगा. अगर इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट की बात करें और वो भी हिंदी में बात करेंगे, अगर सेंटेंस हमारा हिंदी में है तो उसमें शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया रहेगा. जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम हंसते हो, तो शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द हमारा हिंदी में दिया रहेगा. इस चीज़ को ध्यान देना करना है. पर जब सेंटेंस अगर हमारा इंग्लिश में रहेगा, ट्रांसलेटेड रहेगा, देन उसमें ऑलवेज हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ डिफाइन कर पाना कठिन हो जाता है क्योंकि ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. तो वन बाय वन करके हम देखेंगे. जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं जो सीक्वेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो डू या डज है, जैसा कि हमने पढ़ा है, देखे हैं. तो यहाँ हमेशा सेंटेंस के पहले ही शुरू में हमारा डू या डज दिया रहेगा, जो कि बताएगा कि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है. हिंदी में रहेगा तो प्रश्नवाचक शब्द क्या रहेगा शुरू में, अगर इंग्लिश में है तो ऑलवेज क्या रहेगा, डू या डज. इससे बेसिक पहचान करेंगे. टाइप सेकंड देखते हैं. टाइप सेकंड में है, इसी को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट को ही यस या नो टाइप का क्वेश्चन भी बोलते हैं. इसको यस या नो टाइप का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन किया और आप उसका जवाब एक ही शब्द में हाँ या ना में दे सकते हैं. जैसे क्या आपने खाना खाया, या क्या आप खाना खाते थे, क्या आप खाना खाए हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आप खाना खा रहे हैं. और आप आसानी से कह सकते हैं कि हाँ या ना. ये हमारा टाइप फर्स्ट है. और दूसरा देखते हैं टाइप सेकंड, जिसको हम WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं. WH टाइप में इसमें आ जाएगा व्हाट, WHAT, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. दीज ऑल आर टाइप टू इंट्रोगेटिव सेकेंड्स. एंड इसकी बेसिक पहचान क्या है. अगर ये हिंदी में सेंटेंस रहेंगे हमारे, अगर हिंदी में वाक्य हैं तो ये हमेशा वाक्य के बीच में रहेंगे. जैसे वो कौन सी वो कहाँ रहता है, वो कहाँ जाता है, वो कब खाता है, वो कब पढ़ता है. क्योंकि व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, एंड वेयर का मतलब कहाँ. तो ये वर्ड्स हैं हमारे जो इंट्रोगेटिव सेकंड में यूज होते हैं. और हिंदी वाक्य रहेगा तो वाक्य के हमेशा बीच में रहेंगे. जैसे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या था, वाक्य के शुरू में रहेंगे. और क्या रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द क्या. इंग्लिश की अगर बात करी जाए, सेंटेंस इंग्लिश में रहेगा तो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब इज गिवन देयर. यहाँ क्या है, यह वाक्य के बीच में है. और प्रश्नवाचक शब्द जब हम को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, ट्रांसलेट करेंगे, व्हेन वी विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, देन वी विल फाइंड द स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चंस. इसका मतलब जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द यही, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द ऑलवेज शुरुआत में दिया रहेगा सेंटेंस के. अभी हम देखेंगे, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए क्योंकि ये आएगा, काम में आएगा. फिर वन बाय वन करके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. पर बेसिक कॉन्सेप्ट एज लाइक अ ट्रेलर जानना जरूरी हो जाता है ताकि पता चल सके कि क्या मिलने वाला है और क्या सीखने वाले हैं हम. अभी देखते हैं टाइप थर्ड, इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड. इसको भी हम WH टाइप क्वेश्चन ही बोलते हैं. WH टाइप का मतलब वी कैन से डिटेल्ड क्वेश्चन जिसके आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, जिसको हमको मिनिमम क्वेश्चन के बराबर तो आंसर देना ही पड़ता है. जैसे अगर किसी ने पूछना वो घर कब जाता है तो यस या नो नहीं कह सकते, इसके लिए हमको टाइम बताना पड़ेगा. और इसी तरीके से टाइप थर्ड के हैं. टाइप थर्ड के देखते हैं. टाइप थर्ड में है which, WHICH, how much, how many,
हुज एंड हु। यहाँ देखेंगे व्हिच का यूज करेंगे हम, कौन सा हिंदी होती है इसकी, कौन सा या कौन सी या फिर कौन से। हाउ मच का कितना या कितनी, हाउ मैनी का कितने या कितनी प्लूरल फॉर्म में कितनी। हुज किसका या किसकी या किसके, दोनों का भी एक सेम होता है, किसका किसकी किसके, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है, जिसको जब ये हम यूज करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। सो नाउ वी कैन से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फर्स्ट वी से interrogative type first, yes or no type questions, and these rest of the 2 types we say WH type questions। तो ये हमने देखा। अब आ जाइए देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट को, इसका बनाने का क्या रोल है, किस तरीके के वर्ड हम यूज करते हैं और किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आ जाइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, ये लिख दिया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। व्हाट इज द रूल, रूल विल बी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एंड क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सिंपल अभी हमने पढ़ा जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे, डू या डज। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड देन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड वन थिंग जिसको याद करना जरूरी है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि बहुत सारी गलती होती रहती है। सेंटेंस तो हमारा इंट्रोगेटिव का रहता है, पर हम या तो हम फुल स्टॉप दे देते हैं अगर इंग्लिश में है, या तो कभी कभी पूर्ण विराम लगा देते हैं, दूसरा चिन्ह लगा दो। तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट रहे, सेकंड रहे, थर्ड रहे, वी ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क याद रहेगा। अभी देखते हैं उदाहरण देखते हैं। क्या, जैसा कि हम पढ़े हैं, क्या तुम भारत में रहते हो। अब देखिए ये हिंदी वाक्य है, क्या तुम भारत में रहते हो। जहाँ हमने बेसिक पहचान पढ़ी थी शुरू में ही, और देखिए सेंटेंस वही चीज़ों को फॉलो कर रहा हो, होना भी चाहिए। वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि शब्द रहे, उससे बेसिक पहचान हमारी हो जाएगी कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फिर कैसे पहचान करेंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हमने सीक्वेंस वाई करके 1 बाय 1 करके सारा डिटेल जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वीडियो देखिए। दिस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड डेफिनेटली यू आर नियर अबाउट टू लर्न मेनी मोर थिंग्स, सो यू शुड वॉच। देखेंगे क्या तुम भारत में रहते हो, वाक्य के लास्ट में है, बेसिकली पहचान कर लेंगे ते हैं, ते हैं। इसको भी अगर हम ते हैं को भी छोड़ देते हैं फिर भी समझने की कोशिश करते हैं, तो बेसिक में मैंने बताया था क्या पहचान है, सिर्फ टेंस को पहचान करने की कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है या फिर फ्यूचर का है। तो बेसिक सिंपल सा फंडा है। वाक्य के लास्ट में है, हैं, हूँ, है, हो आदि तरह के शब्द आएंगे, उससे पता चल जाएगा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। पर प्रेजेंट टेंस के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड नाउ वी आर रीडिंग द टाइप फर्स्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो इंडेफिनिट में पढ़ रहे हैं, उसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द रहेंगे, तो हो गए हिंदी पहचान। इंग्लिश में हमने देखा था कि अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा वी ऑलवेज यूज एस आर ई एस द लास्ट ऑफ वर्ब फॉर्म। यहाँ देखेंगे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट रहा, तो टाइप फर्स्ट को बनाने का रूल है, सेंटेंस पे आ जाते हैं और दे रखा है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इसके पहले हमने रिसेंटली देखा कि किसके साथ में डू का यूज करते हैं और किसके साथ में
डच का यूज करते हैं। तो हमने देख लिया, तुम दे रखा, तुम या आप, यू आएगा सब्जेक्ट इसके साथ में, और यू को हम ऑलवेज काउंट करते हैं, वी ऑलवेज काउंट इन प्लूरल नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नंबर। तो यहाँ हो जाएगा डू। इसके बाद में हमारा रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन रहते हैं भारत में, तुम रहते हैं, आप रहते हैं, डू यू। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहाँ रहेगी, हिंदी वाक्य में हमेशा लास्ट में ही रहेगी, रहते हैं, रहना, रहना लिव, LIVE, डू यू लिव। देन क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, भारत में रहते हैं, डू यू लिव इन इंडिया, यस आई लिव इन इंडिया। डू यू लिव इन इंडिया, क्या आप भारत में रहते हैं, यस आई लिव इन इंडिया। एंड मैंने बताया था ये नो टाइप के क्वेश्चन है, आप सिंपल डायरेक्ट ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, एक ही शब्द बोल करके बात खत्म कर दीजिए। किसी ने बोला क्या भारत में रहते हैं, यस मैं रहता हूँ, तो डू यू लिव इन इंडिया, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रूल है, आप देख लीजिए कितना आसानी से पढ़ रहा है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि दुनिया की सबसे अगर आसान कोई भाषा है, कोई आसान विषय है तो वो इंग्लिश है। बशर्ते सीखिए, आप तैयार हो जाइए, मैं तो तैयार हो गया आप लोगों को सिखाने के लिए, तैयार आप लोगों को होना पड़ेगा, और 1 बाय 1 करके आप सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अब देखिए दूसरा एक वाक्य और देखते हैं, क्या इसमें ध्यान रखना हमेशा शुरू में क्या ही रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में हमेशा हमेशा प्रश्नवाचक शब्द क्या रहेगा और शुरू में ही दिया रहेगा। तो यही इसकी पहचान है हिंदी की। इंग्लिश में रहेगा, मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इट कैन बी डिफरेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर। टेंस ये काल पे यानी किस टेंस के हमारे वाक्य हैं और कौन से पार्ट के हैं उस पर निर्भर करता, तो ये तो बदलती रहेगी, ये सेम नहीं रहेगी, ये टेंस के भी आप पे चलेगी, लेकिन हिंदी में ये यही रहेगा। हिंदी में क्या, अगर हिंदी का वाक्य है तो क्या रहना ही रहना है, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी आना शुरू में। हेल्पिंग वर्ब इट में भी चेंज, नॉट में भी श्योर इट चेंज, ये बदलती है। अभी देखिए क्या, वह गाना गाता है, बिल्कुल गाता होगा, अगर खुश होगा तो गाता होगा। ये हो गया क्या, वह गाना गाता है, यस। तो आप देख सकते हैं इसको भी हम बनाते हैं इसी के बिहाफ पे, जो हमारे पास में रूल है। और व्हाट इज सेइंग ए रूल, रूल इज सेइंग हेल्पिंग वर्ब, व्हाट विल बी हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब इज डू और डच। एंड हम पहचान कैसे करेंगे सब्जेक्ट के बिहाफ पे, तो कौन गाना गाता है, एक व्यक्ति है कोई, जो कोई होगा खुशहाल होगा, गाना गा रहा होगा, और वह है, वी डोंट नो दैट हु इज दैट पर्सन बिकॉज दिस इज अ प्रोनाउन, कोई व्यक्ति है, ही। तो हम देख लेते हैं इसके साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वी विल यूज डच, DOES, डच। देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ही। फिर क्या आएगा, वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म। वर्ब को फर्स्ट फॉर्म क्या है, मतलब यहाँ दो गाना दे रखे हैं, एक तो गाना दिया हुआ है गाता है, और जो गाता है ता है पहचान बता रहा है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वो हमारा वर्ब हो जाएगा। और वर्ब हो जाएगा, वर्ब को हम गाने के लिए क्या बोलते हैं, सिंग। एंड सिंग ए सॉन्ग और सिंग द सॉन्ग यू कैन से, बिकॉज एक ही गाना गा रहा है तो कोई ना कोई स्पेसिफिक गाना होगा। वी कैन यूज द एंड वी कैन यूज ए आल्सो एज वेल एज। सो डज ही सिंग ए सॉन्ग, एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कितना आसानी से चीजें बन रही हैं, कितना आसान है इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी के बिहाफ पे क्या तुम भारत में रहे तो हमने बनाया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, डू सब्जेक्ट के बिहाफ पे लगा इसलिए डू यूज किया। देन आया हमारा सब्जेक्ट एंड आया वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म लिव, एंड लास्ट में भारत में इन इंडिया। सेकंड में क्या हुआ, गाना गाता है, डच, यहीं से चेंज होता था, सेंटेंस चेंज हो जाता। अगर गाता है की जगह एक मात्रा लगा देता, बड़ी की मात्रा लगा देता, गाती है, यहाँ चेंज हो जाता, ही की जगह सी लग जाता है। ये चीज़ को समझना करना है, और ये आप लोग जानते हैं। तो ये हमने दे दिया डच ही सिंग ए सॉन्ग। अब एक चीज समझना है, अभी तक में हमने जो सीखा है, अगर सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में है तो हम एस और ईएस का वर्ब के साथ में यूज करते हैं। अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है या सिंपल सेंटेंस के साथ साथ अगर है भी और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, सो वी नेवर यूज एस आर ईएस। एस और एस का यूज हम वर्ब के साथ में नहीं करते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे ही सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा,
हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। सेंटेंस चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में रहे, अगर सिंपल है तो कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। यहाँ तक हम ये चीज़ें पढ़ी हैं। आ जाइए अभी देखते हैं। इसी से देख लेते हैं कि अगर ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है, अगर इसी को हम सिंपल में बनाना चाहें तो सिंपल में भी बना सकते हैं, बड़ा आसानी से बदल देंगे। थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। सब्जेक्ट हमारा आसानी से बन जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। अगर इसी को हम टाइप सेकंड बनाना चाहते हैं तो टाइप सेकंड भी बन जाएगा, टाइप थर्ड बनाना चाहते हैं तो टाइप थर्ड भी बन जाएगा। पर आइए हम धीरे धीरे सीखते हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी देखते हैं, और आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, किसी से भी क्वेश्चन आपको करना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। सेंटेंस लास्ट का ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में पूछना चाहते हैं कि आप गाना गाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ में से कोई ना कोई एक शब्द आएगा लास्ट में, इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ में हैं, शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है। अभी इसी में देखते हैं क्या, अगर निगेटिव वाक्य भी रहेगा, होते भी हैं, और हमको जानना है, वन बाय वन करके सारी चीज़ें सीखनी है हमको। क्या हम भोपाल में नहीं रहते हैं, दिस इज ऑल्सो सेंटेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप फर्स्ट। प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप फर्स्ट। क्या आप भोपाल में नहीं रहते हैं, ये दूसरे सेंटेंस है। क्या आप पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, क्या आप घर नहीं जाते हैं, क्या आप नदी में नहीं नहाते हैं, क्या आप विद्यालय नहीं जाते हैं, क्या आप खाना नहीं खाते हैं। देयर आर मैनी मोर सेंटेंसेस एंड यू कैन आस्क फ्रॉम योर सेल्फ एंड यू कैन अदर्स आल्सो। तो आपको बनाना है और ये चीज़ें सीखनी है, आपको बोलना है, क्योंकि एक सेंटेंस पढ़ के, दो सेंटेंस पढ़ करके हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू रूल एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेटली यू विल हैव टू वर्क हार्ड इफ रियली यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड यू हैव टू लर्न एंड यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इसका मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना ही होगा और आपको पढ़ना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं और सीखना है। तो अभी देखते हैं, क्या हम भोपाल में नहीं रहते हैं, सिंपल इसी के भी यहाँ पे बनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि इसमें एक शब्द हमारा जुड़ा हुआ है नेगेटिव वर्ड नहीं, और उसके लिए हम जानते हैं कि नॉट होता है, तो हो जाएगा क्या, हम सेम यही रहेगा। हम दे रखा सब्जेक्ट तो डू यूज करेंगे, डू देन बी, इसके बाद में आ जाएगा डू बी नॉट लिव इन भोपाल। ये हमने देखा कि बी कैपिटल है हमारा। अभी पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये टेंस से हमने शुरुआत किया है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे तो टेंस के साथ में ही अप्लाई होता है, आपको टेंस का ही एग्जाम्पल देगा करेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ से शुरुआत करी है कि आप इसको सीख लीजिए, कर लीजिए ना, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए सीखने के लिए और आसानी से आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए डू वी नॉट लिव इन भोपाल, यहाँ तो सारी चीज़ें डी को छोड़ करके, जैसे कि हमको मालूम है कि शुरुआत का शब्द अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब रहे, चाहे किसी व्यक्ति का नाम रहे, चाहे वर्ब आए, कुछ भी आए, अगर लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर रहेगा, पहला लेटर स्टार्टिंग वाला। पर कभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बीच में आते हैं और उनका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, जैसे कि आप भोपाल देख पा रहे हैं। तो यहाँ भी इस चीज़ को समझने के लिए ये क्या हमारा प्रॉपर नाउन का पार्ट है, नाउन के अंदर कहता था पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का अगर कोई भी शब्द आए तो वो मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर दैट वर्ड इज वेयर इज कमिंग, इट मीन्स वो कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, बीच में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, सो इसी वजह से यहाँ भी कैपिटल लेटर में हमारा तो हो जाएगा डू वी नॉट लिव इन भोपाल। क्या हम भोपाल में नहीं रहते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूछ रहा है, कह सकता है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपके लिए वर्क भी रहेगा कि आप इसी से संबंधित सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करिए। रूल है आपके पास में, अगर इसका देखना चाहते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इस नेगेटिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा आपका नॉट, जैसे कि कहाँ लगा हुआ आप इससे भी पहचान कर सकते हैं। और इससे रूल भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब सब्जेक्ट के बाद में नॉट आया तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना है बस, ये कॉन्सेप्ट है। दोस्तों
हमने देखा है, आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाइएगा। कहाँ हम एस और यस का यूज करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा उस टाइम पे हम एस और यस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, वी नेवर यूज एस और यस इन द वर्ब, और में हम नहीं करेंगे। और इसके बाद में हमने नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़े, जहाँ हमने देखा कि हेल्पिंग और इसकी डू और डज है, और डू और डज का भी हमने कॉन्सेप्ट समझा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू का यूज करते हैं। फिर हमने इंट्रोगेटिव टाइप भी देख लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए कर लिए, और हमने डिटेल में पढ़ा भी इसको। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। सो आपको प्रैक्टिस करना है और देखते रहना है इस टीवी, क्योंकि ये शुरुआत है और ये डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको दिन प्रतिदिन वो चीज़ें सिखाते चले जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो आपको सीखना, आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। मैं तो प्रतिदिन करूँगा और आप सीखेंगे और आप फ्री में इंग्लिश के मास्टर बनने वाले हैं डेफिनेटली। उस टाइम पे मुझे बड़ी खुशी होगी। सो आज का सेशन यहीं तक के लिए, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।